स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। पुलिस की तरफ एक कदम और बढ़ाते हैं। आज के प्रश्न मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, मौर्य काल में पुल पार करने पर कौन सा कर लिया जाता था? ऑप्शन है वर्तनी, प्रवेश, निष्क्राम्य या तरदेय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तरदेय कर लिया जाता था, जो पुल का पार करने पर लगता था। वर्तनी जो था वो सड़क कर था। कैसा कर था? सड़क कर। जबकि प्रवेश आयात कर था। आयात वस्तुओं पर इस कर को लिया जाता था और कितना लिया जाता था? 20% लिया जाता था। निष्क्राम्य कर निर्यात वस्तुओं पर लगाया जाता था। जो निर्यात की जाती थी उन वस्तुओं पर कौन सा? निष्क्राम्य कर लगाते थे, लेकिन इसकी दर निश्चित नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में लिया जाने वाला सिंचाई कर क्या कहलाता था? ऑप्शन है उदयक भाग, परहीनक, प्रणय या हिरण्य। सही उत्तर हो जाएगा उदयक भाग। परहीनक ये चराई कर था। चरागाह पर लगने वाला कर क्या कहलाता था? परहीनक। प्रणय एक आपातकालीन कर था। आपातकाल के दौरान इसको लिया जाता था। हिरण्य नगद कर था, जो नगद रूप में यानी धन के रूप में लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में जादूगर को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है शोभिक, प्लवक, वाग्जीवन, कुहक। राइट आंसर हो जाएगा कुहक कहा जाता था। शोभिक जो है वो मदारी को कहते थे। प्लवक ये रस्सी पर नाचने वाले क्या कहलाते थे? प्लवक कहलाते थे। और वाग्जीवन ये विभिन्न प्रकार की बोलियां निकालने वाले कहलाते थे। शेर, बिल्ली या जिसकी भी आवाज़ निकालते हों तो अलग अलग आवाज़ निकालने वाले क्या कहलाते थे? वाग्जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में जनगणना का कार्य कौन सी समिति देखती थी? ऑप्शन है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पांचवी। राइट आंसर हो जाएगा तृतीय समिति जो है वो जनगणना का कार्य देखती थी। द्वितीय समिति किसको देखती थी? ये विदेशी नागरिकों से संबंधित थी। विदेशी नागरिकों से संबंधित थी। चतुर्थ समिति ये व्यापार वाणिज्य को देखती थी। व्यापार वाणिज्य को देखती थी। और पांचवी समिति ये कालाबाजारी रोकती थी कि मिलावट तो नहीं की जा रही है। कालाबाजारी पर रोकथाम लगाती थी। दो समितियां और थीं। पहली समिति किसको देखती थी? तो वो औद्योगिक मामलों को देखती थी। ये ध्यान रखिएगा, पहली समिति औद्योगिक मामले देखती थी, जबकि अंतिम एक छठी समिति और थी जो क्रय विक्रय देखती थी। क्रय विक्रय देखती थी। तो मौर्य काल में कुल मिलाकर कितनी? 6 समितियां थीं जो नगर का प्रशासन देखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में जल सेना का प्रबंध कौन सी समिति देखती थी? ऑप्शन है प्रथम समिति, तृतीय समिति, चतुर्थ या पंचम समिति। राइट आंसर हो जाएगा प्रथम समिति जो है वो जल सेना से संबंधित थी। तीसरी ये पैदल सेना से संबंधित थी। चौथी ये अश्व सेना से संबंधित थी। और पांचवी ये गज सेना से यानी हाथी की सेना से संबंधित थी। और दूसरी वाली जो समिति थी वो देखती थी रसद सामग्री पहुंचाती थी। कौन सी पहुंचाती थी? रसद। और एक अंतिम बची है छठी समिति, वो क्या देखती थी? वो रथ सेना का कार्य देखती थी। तो सेना का संचालन भी मौर्य काल में 6 समितियों द्वारा होता था। और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में जनसंपर्क अधिकारी किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है पुलिसानी, पटिवेदिक, अंत महामात्र, चोर रज्जुक।
राइट आंसर हो जाएगा पुलिसानी कहलाता था जनसंपर्क अधिकारी। पटिवेदिक, ये सम्राट को प्रजा के विषय में सूचना देने वाले विशेष रिपोर्टर होते थे। अंत महामात्र, ये असभ्य जनजातियों में धर्म प्रचारार्थ नियुक्त किए जाते थे। और चोर रज्जुक, ये ग्रामीण अधिकारी होता था जो राजस्व स्रोत से संबंधित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में महालेखाकार को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है सन्निधाता, समाहर्ता, अक्षपटलाध्यक्ष या पतनाध्यक्ष। राइट आंसर हो जाएगा अक्षपटलाध्यक्ष जो है वो मौर्य काल में महालेखाकार होता था। इसी के सामने सभी विभाग अपना अपना लेखा जोखा रखते थे। सन्निधाता ये कोषाध्यक्ष होता था। कोषाध्यक्ष यानी कोष का अध्यक्ष सन्निधाता था। समाहर्ता ये कर निर्धारण करने वाला सर्वोच्च अधिकारी था। और पतनाध्यक्ष ये बंदरगाहों का अध्यक्ष कहलाता था। बंदरगाहों का कार्यभार ये देखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? ऑप्शन है पण, धरण, कर्षापण, उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। पण, धरण, कर्षापण ये सब चांदी के सिक्के थे। लेकिन मौर्य काल का जो प्रधान सिक्का था वो पण था। निष्क का उल्लेख भी हुआ है। और निष्क कैसा सिक्का था? सोने का सिक्का था। लेकिन अभी तक मौर्य काल का कोई भी सोने का सिक्का नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? ऑप्शन है काकड़ी, माशक, रुप्य रूप, ए और बी दोनों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। तो काकड़ी और माशक ये मौर्य काल में तांबे के सिक्के थे। और रुप्य रूप ये चांदी का सिक्का था। किसका था? चांदी का। और ऊपर अभी आपने जाना कौन कौन से थे ऊपर, तो पण, धरण वो भी किसके थे? चांदी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। इस बात का उल्लेख किसमें मिलता है? ऑप्शन है दिव्यावदान, फाहियान, सुमंगल विलासिनी, ए और बी दोनों। राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान और फाहियान द्वारा लिखित पुस्तक फोक्यो की, कौन सी लिखी है? फोक्यो की। इसमें जो है अशोक के द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों का उल्लेख मिलता है। लेकिन बुद्ध घोष ने ये पुस्तक लिखी है। इसके लेखक कौन है? सुमंगल विलासिनी के बुद्ध घोष। बुद्ध घोष क्या पुस्तक लिखी है? सुमंगल विलासिनी। इसमें अशोक के द्वारा 84,000 विहारों का उल्लेख मिलता है कि उसने क्या बनवाए थे? 84,000 विहार बनवाए थे। जबकि दिव्यावदान और फाहियान ये दोनों कहते हैं कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। यह भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि इन 84,000 स्तूपों को तोड़ने वाला कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंशी शासक था। मौर्य वंश के बाद जो अगले क्रम में डायनेस्टी आती है वो आता है शुंग वंश। और शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। मौर्यों के अंतिम शासक थे बृहद्रथ। ये बृहद्रथ का सेनापति था। और बृहद्रथ जब सेना का निरीक्षण कर रहे थे उसी दौरान इसने बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की नींव डाली थी। पुष्यमित्र शुंग ने ही इन स्तूपों को तोड़ा था। तो ये 10 प्रश्न थे, इनको आप याद कर लें। अगले नए 10 प्रश्नों के साथ शीघ्र मिलते हैं। धन्यवाद।